नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव जनन तंत्र के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने नर जनन तंत्र के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। आज इस वीडियो में हम मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत निम्न अंगों को शामिल किया जाता है। अंडाशय यानी कि ओवेरी, अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट, गर्भाशय यानी यूटेरस, योनि वेजाइना, बार्थोलिन ग्रंथि और स्तन ग्रंथि या मेमरी ग्लैंड्स को मादा जनन तंत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आज इस वीडियो में हम अंडाशय यानी कि ओवेरी के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जो कि मादा जनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण जनन अंग है। यह वीडियो 12th क्लास के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बायोलॉजी की एनसीईआरटी और जो आरबीएससी की 12th क्लास की बुक है उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक तैयार किया गया है। इसके अलावा नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र। मादा जनन अंगों को दो भागों में बांटा जाता है। तो सामान्यतः हम मादा के अंतर जनन अंगों की बात करें तो इन्हें दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक जनन अंग यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा है सहायक जनन अंग यानी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राथमिक जनन अंग की बात करें तो इसमें ओवेरी यानी अंडाशय, जो कि स्त्रियों में पाया जाने वाला एकमात्र प्राथमिक जनन अंग है, और यह स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय है वो पाए जाते हैं। तो प्राथमिक जनन अंग यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो वो कौन सा होता है? ओवेरी यानी कि अंडाशय होता है, और यह स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय है वो पाए जाते हैं प्राथमिक जनन अंग के रूप में। अब आगे हम बात करते हैं सहायक जनन अंग की। सहायक जनन अंग एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इसमें ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी, यूटेरस यानी कि गर्भाशय, वेजाइना यानी कि योनि, यल्वा यानी कि भग, बार्थोलिन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड्स यानी स्तन ग्रंथियों को शामिल किया जाता है सहायक जनन अंग के रूप में। तो इनकी संख्या की बात करें तो अंडवाहिनी जो होती है एक जोड़ी होती है, यूटेरस ये एक होता है, वेजाइना एक होती है, यल्वा की बात करें तो ये इसके ऊपर पाए जाने वाली संरचना है योनि के ऊपर, बार्थोलिन ग्रंथि ये एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं, मेमरी ग्लैंड्स ये एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। ये होते हैं सहायक जनन अंग। नेक्स्ट हम प्राथमिक जनन अंग और सहायक जनन अंग को इस चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो वाइट अंडाकार आपको संरचना नजर आ रही है, जो कि दोनों ओर आप देख सकते हैं, और इस संरचना को हम कहते हैं अंडाशय, जो कि स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय प्राथमिक जनन अंग के रूप में पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य होता है अंडाणु का निर्माण करना यानी कि युग्मकों का निर्माण करना, इसका मुख्य कार्य होता है। और इसके द्वारा कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन का स्रावण भी अंडाशय के द्वारा किया जाता है। अंडाशय जिस संरचना की सहायता से उदर गुहा में लटका रहता है उस संरचना को हम कहते हैं मीजोवरियम। मीजोवरियम कहा जाता है। अंडाशय आगे की ओर हम बात करें तो इससे एक नलिका रूपी संरचना जुड़ी रहती है, दोनों ओर, दोनों अंडाशय से एक नलिका रूपी संरचना जुड़ी रहती है, और इस नलिकाकार संरचना को हम कहते हैं अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट कहा जाता है, जो कि मादाओं में एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती हैं। अंडवाहिनी आकर के खुलती हैं गर्भाशय में, जो कि पेशीय ऊतकों से बना होता है, और ये उल्टे नासपति के आकार की संरचना होती है। गर्भाशय आगे की ओर एक नलिकाकार संरचना में खुलता है, और इस नलिकाकार संरचना को हम कहते हैं योनि यानी कि वेजाइना, और इसके ऊपर एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके ऊपर एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके अलावा हम बात करें तो मादाओं के ब्रेस्ट में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां सहायक जनन अंग के रूप में पाई जाती है। तो ये हमने चित्र के द्वारा सहायक जनन अंग और जो प्राथमिक जनन अंग है उनको समझने का प्रयास किया है, और आपको ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करें जो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्त्रियों में प्राथमिक जनन अंग जो कि ओवेरी के रूप में यानी अंडाशय के रूप में पाया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंडाशय। अंडाशय जो कि मादाओं में पाए जाने वाला प्राथमिक जनन अंग होता है। इसकी संख्या की बात करें तो एक जोड़ी अंडाशय प्राथमिक जनन अंग के रूप में मादाओं में पाए जाते हैं।
इसकी आमाप हो जाएगी 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 1.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है और 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। स्थिति की बात करें तो अंडाशय उदर गुहा के पृष्ठभाग में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होती है। तो एक जोड़ी पाई जाती है जो कशेरुक दंड है, इसके एक इस साइड में और एक इस साइड में दोनों ओर है उपस्थित होती हैं। तो इसकी स्थिति हो जाएगी अंडाशय उदर गुहा के पृष्ठभाग में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होती हैं। अंडाशय को उदर गुहा में लटकाए रखने का कार्य विसरल पेरिटोनियम से निर्मित मीजोवरियम नामक संरचना के द्वारा किया जाता है। तो ये हमने चित्र के द्वारा भी उसमें समझा था कि अंडाशय है, इसे उदर गुहा में लटकाए रखने का कार्य मीजोवरियम नामक संरचना के द्वारा किया जाता है। अंडाशय हल्के बादामी रंग की संरचना होती है। नेक्स्ट हम अंडाशय की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दे रखी है ये थोड़ी सी आपको देखने में टिपिकल नज़र आ रही है, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही आसान है और ये हाथ से बनाई गई है जिसमें आपको हर एक चीज़ क्लियर नज़र आएगी। देखो, इसमें अंडाशय को हम दो भागों में बांटते हैं। बाहर वाला भाग कोर्टेक्स कहलाता है और सबसे अंदर वाला ये वाला भाग कहलाता है मेडुला। सबसे बाहर की ओर जो अंडाशय की लेयर पाई जाती है उसे हम कहते हैं जननी उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, और इसमें जर्मिनल सेल्स यानी कि जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जो आंतरिक परत होती है अंडाशय की आंतरिक जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर की ओर हम बात करें तो कोर्टेक्स वाले भाग में कुछ छोटी छोटी सेल्स नज़र आ रही हैं आपको। इन सेल्स को हम कहते हैं ऊगोनिया फोलिकुलर सेल्स या इन्हें पुट्टक कोशिकाएं कहते हैं, जो कि संख्या में दोनों अंडाशय की हम बात करें तो लगभग 4 लाख के समथिंग पाई जाती हैं। ये छोटी छोटी पुट्टक कोशिकाएं, इनमें से कोई एक पुट्टक कोशिका है वो अपने आकार में वृद्धि कर लेती है और अन्य पुट्टक कोशिका इनके चारों ओर एक लेयर बना लेती है जो कि इस पुट्टक कोशिका को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ये जो पुट्टक कोशिकाओं की या फोलिकल सेल की लेयर बनती है, इस लेयर को हम कहते हैं थीका इंटरना कहा जाता है। और इसी थीका इंटरना की जो भित्ति है या लेयर है, इसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब जो थीका इंटरना है ये क्या करती है, आगे शुरुआत में ये एक स्तरीय होती है लेकिन धीरे धीरे बहुस्तरीय हो जाती है, और बहुस्तरीय होते ही इसके चारों ओर एक संयोजी उत्तक की लेयर बन जाती है और इस संयोजी उत्तक की लेयर को हम थीका एक्सटर्ना कहा जाता है। अब देखो आगे इसमें होता क्या, थीका एक्सटर्ना की अंदर की जो परत होती है इसको छोड़ करके अन्य जितनी भी परत पाई जाती हैं वे सभी परत है वो अलग अलग हो जाती है और इस प्रकार की संरचना यहाँ पर बन जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बाहर की ओर जो लेयर होती है ये कहलाती है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहलाती है। और अंदर की ओर ये वाली जो लेयर होती है ये पुट्टकीय कोशिकाओं की लेयर होती है और बीच में ये जो गुहा बनती है, जो केविटी बनती है, इसे एंट्रम केविटी या एंट्रम गुहा कहते हैं। ये एंट्रम केविटी की हम बात करें तो इसमें देखो अंदर वाली जो पुट्टकीय लेयर और बाहर वाली मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा यहाँ पर जुड़ी रहती है कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा, और इस संरचना को हम कहते हैं जर्म हील या डिस्कस प्रोलिगेरस कहा जाता है। और इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है जिसे हम सेकेंडरी oocyte या अंडाणु कहते हैं। अब देखो आगे जब मासिक धर्म का 14वां दिन होता है, मासिक चक्र का 14वां दिन होता है, तो उस 14वें दिन ही क्या होता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है और ये अंडोत्सर्ग की क्रिया LH हार्मोन जो कि अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में ये क्रिया होती है। तो 14वें दिन क्या होता है, यहाँ पर इस भित्ति को छेद करके यहाँ से जो सेकेंडरी oocyte है द्वितीयक अंडाणु के रूप में, यानी प्रथम परिपक्वन विभाजन के पश्चात द्वितीयक अंडाणु का निर्माण होता है और द्वितीयक अंडाणु के रूप में ये अंडाणु बाहर निकल आता है, उदर गुहा में आ जाता है। और इसके आने के बाद जो शेष क्षतिग्रस्त कोशिकाएं बचती हैं उन कोशिकाओं से ग्रंथिल संरचना का निर्माण होता है। इस ग्रंथिल संरचना को हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब देखो आगे हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं। देखो यहाँ पर हमने बात कर ली थी कि ये पुट्टक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये पुट्टक कोशिकाओं में से कोई एक पुट्टक कोशिका अपना आकार बड़ा कर लेती है
और ये लगातार विभाजन करती है। विभाजन के फलस्वरूप इसमें एक oocyte का निर्माण होता है। इस समय क्या होता है, प्राथमिक oocyte होता है। जब ये परिपक्व हो जाता है तो इस पुटक कोशिकाओं को हम कहते हैं, परिपक्व पुटक कोशिकाओं को ग्राफियन फोलिकल कहा जाता है या ग्राफियन पुटक कोशिका हम कहते हैं। अब देखो, इसमें प्राथमिक परिपक्व विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप द्वितीयक अंडाणु का निर्माण होता है या सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। जब मासिक धर्म का 14वां दिन आता है तो उस समय अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। अंडोत्सर्ग की क्रिया के फलस्वरूप ये अंडाणु गर्भाशय में उदर गुहा में बाहर निकल जाता है, जो कि सेकेंडरी oocyte के रूप में निकलता है, द्वितीयक अंडाणु के रूप में निकलता है। इस क्रिया को ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। अब देखो, पीछे जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं बचती हैं और इन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं से एक ग्रंथिल संरचना का निर्माण होता है और इस ग्रंथिल संरचना को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, और इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। देखो, यहाँ पर बहुत ही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन तो अंडाणु जो थीका इंटरना जो सेल्स पुटक कोशिकाओं की भित्ति है उसके द्वारा होता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन है वो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। अगर निषेचन की क्रिया होती है तो कार्पस ल्यूटियम बना रहता है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है और अंत में नष्ट हो जाता है। ये होती है अंडाणु की संरचना, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो हमने पढ़ा है इसको थ्योरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है, अंडाशय चारों ओर से विसरल पेरिटोनियम कला द्वारा घिरा रहता है, यानी अंडाशय के सबसे बाहर की ओर जो लेयर पाई जाती है उसे विसरल पेरिटोनियम कला कहते हैं, जबकि इसका सबसे आंतरिक स्तर है वो श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है और इस स्तर को कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इसे कहते हैं। इन दोनों आवरण के मध्य घनाकार कोशिकाओं से निर्मित जनन उपकला का स्तर पाया जाता है, यानी कि सबसे बाहरी आवरण विसरल पेरिटोनियम कला और सबसे आंतरिक आवरण जो होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इन दोनों आवरण के मध्य घनाकार कोशिकाओं से निर्मित जनन उपकला का स्तर पाया जाता है और इस जनन उपकला में बहुत सारी लाखों की संख्या में जर्मिनल सेल्स पाए जाते हैं, जिनकी प्री जर्मिनल सेल्स PGC प्री जर्मिनल सेल्स में अंड जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये प्री जर्मिनल सेल्स है अंड जनन की क्रिया के फलस्वरूप अंडाणु का निर्माण करती है। तो अंडाणु का निर्माण किससे होता है? प्री जर्मिनल सेल से ही अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय का भीतरी मसाला स्ट्रोमा कहलाता है, यानी अंडाशय के अंदर जितना भी मटेरियल पाया जाता है वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। और इसे हम दो भागों में बांटते हैं, पहला है वल्कुट और दूसरा है मध्यांश। तो पहले हम मध्यांश की बात करते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा है ये। मेडुला यानी कि मध्यांश, ये है ढीला आंतरिक भाग मध्यांश कहलाता है। तो अंडाशय का ढीला आंतरिक भाग जो सबसे अंदर का भाग है वो क्या कहलाता है? मध्यांश यानी कि मेडुला कहलाता है। अब हम बात करते हैं कोर्टेक्स यानी कि वल्कुट की। अंडाशय का संघन मोटा बाह्य भाग है वो वल्कुट कहलाता है। तो अंडाशय का संघन मोटा और सबसे जो बाहरी भाग होता है वो वल्कुट कहलाता है। इस भाग में प्रत्यास्थ तंतु, अरेखित पेशी तंतु, रुधिर वाहिनियां इत्यादि पाए जाते हैं। इस भाग में लाखों की संख्या में द्विगुणित कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें ऊगोनिया, फोलिकुलर सेल्स या पुट्टक कोशिकाएं कहते हैं। तो हमने देखो पीछे देखा था, लाखों की संख्या में बहुत ही छोटी छोटी पुट्टक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। वो कौन से भाग में उपस्थित होती हैं? वल्कुट वाले भाग में पाई जाती हैं। अंड परिवर्धन के समय कोई एक पुट्टक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। जब अंडे का निर्माण होता है, जब एग का डेवलपमेंट होता है, तो उस समय इन पुट्टक कोशिकाओं में से कोई एक पुट्टक कोशिका वो आकार में बड़ी हो जाती है और अन्य पुट्टक कोशिका इसे घेर करके पोषण देने हेतु एक स्तर का निर्माण करती है, और अन्य जो पुट्टक कोशिकाएं इसको चारों ओर से घेर लेती है और पोषण देने के लिए एक स्तर यानी कि लेयर का निर्माण कर लेती है, और इस स्तर को हम कहते हैं थीका इंटरना कहा जाता है। थीका इंटरना। आगे वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
थीका इंटरना द्वारा अंडाशय से स्रावित होने वाला मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नीट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि एस्ट्रोजन का स्रावण किसके द्वारा होता है, तो थीका इंटरना नामक जो पुट्टक कोशिकाओं की एक लेयर होती है उसके द्वारा एस्ट्रोजन का स्रावण होता है। प्रारंभिक अवस्था में थीका इंटरना एक स्तरीय होती है, यानी कि शुरुआत में ये एक ही कोशिकाओं से बनी हुई एक स्तरीय लेयर होती है इस प्रकार से। कुछ समय पश्चात ये बहुस्तरीय हो जाती है। थीका इंटरना के बहुस्तरीय होते ही संयोजी ऊतक की परत द्वारा इसे चारों ओर से घेर लिया जाता है और इस परत को हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना कहते हैं। जैसे ही थीका इंटरना बहुस्तरीय होती है और उसके बाद में एक संयोजी ऊतक की बनी हुई परत इसको चारों ओर से घेर लेती है और इस संयोजी ऊतक की बनी हुई परत को हम थीका एक्सटर्ना कहते हैं। थीका एक्सटर्ना के व्यवस्थित होते ही यह संरचना प्राथमिक पुट्टक या प्राइमरी फॉलिकल कहलाती है। जैसे ही थीका जो एक्सटर्ना है यह व्यवस्थित रूप से पाई जाती है या व्यवस्थित होती है और उस समय इस संरचना को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक पुट्टक कोशिका या प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। प्राथमिक पुट्टक के बनते ही थीका एक्सटर्ना की आंतरिक परत को छोड़कर शेष सभी परतें एक दूसरे से अलग हो जाती है। यानी कि जैसे ही प्राथमिक पुट्टक बन जाता है और प्राथमिक पुट्टक बनने के बाद में थीका एक्सटर्ना की जो आंतरिक परत है वो तो शेष रह जाती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन जो अन्य परत होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, पृथक पृथक हो जाती है। जिसमें सबसे बाहरी बहुपरतीय जो स्तर होता है ये कहलाता है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो सबसे बाहरी जो बहुस्तरीय परत बनती है उसे कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और भीतरी स्तर जो कि पुट्टकीय स्तर कहलाता है, पुट्टकीय कोशिकाओं का बना होता है। यह दोनों स्तर जिस स्थान पर आपस में जुड़े रहते हैं उसे जर्म हील या डिस्कस प्रोलिगेरस या कुमुलस लेयर या अंडधर चक्रिका कहते हैं। देखो इसको एक बार पीछे देख लेते हैं हम संरचना के अंतर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेयर होती है ये बाहर वाली मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और ये अंदर वाली जो लेयर होती है पुट्टकी कोशिका, और यहाँ पर ये जुड़ा रहता है, इसे कहते हैं जर्म हील डिस्कस प्रोलिगेरस या क्यूमुलस लेयर भी इसे कहते हैं। या इसे अंडधर चक्रिका कहते हैं। दोनों स्तरों के मध्य पाए जाने वाली गुहा को एंट्रम गुहा कहते हैं, जिसमें रंगहीन तरल पदार्थ भरा रहता है। जो एंट्रम गुहा बनती है और इसमें रंगहीन तरल पदार्थ भरा रहता है, इस तरल को लिक्वेयर फोलिकुलर या पुट्टकीय द्रव्य कहा जाता है या पुट्टिका द्रव्य कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि परिपक्व पुट्टक को हम परिपक्व जो पुट्टक कोशिका है उसे ही ग्राफियन पुट्टक कोशिका हम कहते हैं। जब पुट्टक कोशिका परिपक्व हो जाती है तो उसे ग्राफियन पुट्टक कहा जाता है। ग्राफियन पुट्टक में प्राथमिक अंड कोशिका में प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है, जिससे यह द्वितीयक अंड कोशिका में बदल जाता है। परिपक्व होने के बाद पुट्टक कोशिकाओं में क्या होता है, इसमें प्राथमिक अंड कोशिका पाई जाती है, उसमें फिर परिपक्वन विभाजन होता है, प्रथम परिपक्वन विभाजन, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक अंड कोशिका द्वितीयक अंड कोशिका में बदल जाती है। यानी प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में बदल जाता है। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनियों में द्वितीयक oocyte के रूप में अंडोत्सर्ग होता है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य में जो oocyte है वो किस रूप में अंडोत्सर्ग होता है। तो जब अंडा निकलने की जो क्रिया होती है उसे तो हम अंडोत्सर्ग कहते हैं, और वो अंडा किस रूप में निकलता है, वो द्वितीयक oocyte या द्वितीयक अंडाणु के रूप में बाहर निकलता है। अंडाशय से द्वितीयक oocyte मासिक चक्र के 14वें दिन बाहर निकल करके उदर गुहा में आ जाता है। तो अंडोत्सर्ग की क्रिया है ये मासिक चक्र के 14वें दिन होती है, उस समय द्वितीयक oocyte है वो बाहर निकल करके उदर गुहा में आ जाता है, और इस क्रिया को हम कहते हैं अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग की क्रिया का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि की अग्रपालिकी द्वारा स्रावित लुटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH हार्मोन के द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अंडोत्सर्ग की क्रिया का नियंत्रण कौन से हार्मोन के द्वारा किया जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन
के द्वारा किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रिया का नियंत्रण होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय में एक छोटी पीले रंग की ग्रंथिल संरचना का निर्माण होता है। जब अंडोत्सर्ग हो जाता है, उसके बाद में जो शेष क्षतिग्रस्त कोशिकाएं बनती हैं, उससे एक ग्रंथिल संरचना का निर्माण होता है, और इस ग्रंथिल संरचना को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होती है। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण वो थीका इंटरना के द्वारा होता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। कार्पस ल्यूटियम का केंद्रीय भाग ल्यूटिन नामक वर्णक के द्वारा बना होता है। तो कार्पस ल्यूटियम का केंद्रीय भाग ल्यूटिन नामक वर्णक का बना होता है, जो पादपों के जेंथोफिल के समान होता है। एक वयस्क महिला के दोनों अंडाशयों में लगभग 4 लाख ग्राफीन पुटक पाए जाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक वयस्क महिला के अंडाशय में, यानी कि दोनों अंडाशय में ग्राफीन पुट्टिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो ये लगभग 4 लाख के समथिंग पाई जाती है। यदि निषेचन की क्रिया हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम की सक्रियता बनी रहती है, यानी कार्पस ल्यूटियम जैसा है वैसा वैसा बना रहता है और कार्य करता रहता है। लेकिन यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो कार्पस ल्यूटियम वो कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है और परिवर्तित होकर के अंत में नष्ट हो जाता है। तो आज इस प्रकार से हमने ये अंडाशय के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने जो सहायक जननांग है, एक तो प्राथमिक जननांग की हमने बात की, और एक हमने बात की सहायक जननांग। देखो सहायक जननांग में हमने बहुत सारे बात की, जिसमें अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, योनि है, स्तन ग्रंथियां, बार्थोलिन ग्रंथियां, वो सहायक जननांग के रूप में आते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज इस वीडियो में हमने अंडाशय के विषय में डिटेल से अध्ययन किया है, ओवरी के विषय में डिटेल से अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत किस प्रकार से ग्राफीन पुट्टिका का निर्माण होता है, किस प्रकार से अंडाणु का निर्माण होता है, ये हमने अंडाशय में समझ लिया है। अब देखो अंडाशय के अंतर्गत जो एक और टॉपिक बच जाता है वो है अंडाणु की संरचना। अंडाणु की चारों ओर बहुत सारी लेयर पाई जाती हैं, उन लेयर के विषय में भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो या तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो सहायक जननांग पढ़ने के बाद में हम जो अंडाणु के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।